बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीपीएससी में जो असिस्टेंट पुलिस की जॉब्स अनाउंस हुई हैं 16 स्केल की, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर नंबर 10 आज हमने पढ़ना है जी। आपको पता है कि सबसे पहले हमने मैथमेटिक्स को इस दफ़ा स्टार्ट किया है, तो मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 आज हमारा होगा। तो आज इंशाल्लाह हमारा मैथमेटिक्स का जो अलजब्रा का पोर्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। कल से इंशाल्लाह हम जो है मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे और ज्योमेट्री के मैक्सिमम 4 लेक्चर्स ही होंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। कोशिश तो करूंगा कि 3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर लें। अगर 3 में ना हो सका तो एटलीस्ट जो है ना मैं सिर्फ मैक्सिमम 4 लेक्चर में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, तो यूँ हमारा मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैथमेटिक्स हम इस संडे से पहले कवर कर लें। कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे, संडे को हमने ऑफ करना होता है, आपको पता है। तो फिर हमने उसके बाद वीकली टेस्ट लेना होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कल फ्राइडे को भी 2 लेक्चर्स हो जाएं और फिर सैटरडे को भी 2 लेक्चर्स हो जाएं, ताकि ये 4 लेक्चर हम कंप्लीट करके तो मैथमेटिक्स को इस वीक हम फाइनल कर लें और मंडे को हम जो ना मैथमेटिक्स का फाइनल टेस्ट भी ले लें। और उसके बाद जो मैथमेटिक्स है ना जी, इसको अब हमने बार बार इसकी रिवीजन करनी है। मैथ के बाद अब वैसे तो हम रेगुलर तो इंग्लिश को स्टार्ट कर लेंगे, या जो ना जीके को या करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात, मुताला, उसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अब मैथमेटिक्स को हमने बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने आपको 2019 से लेकर 2024 तक के मैथमेटिक्स के आपको मैंने जो पास्ट पेपर्स शेयर किए हैं ना, अब वो पास्ट पेपर्स हर एक बच्चे के जनाब हैंड पे होने चाहिए। उसके ऐसे आपने फिंगर टिप्स पे आप होने चाहिए। वो सारे के सारे तकरीबन 800-900 क्वेश्चन ही बनता है, जो आपको 2019 से लेकर 2024 तक जोन से पेपर आपके हुए हैं, उन सभी पेपर्स की मैथमेटिक्स को हमने सेपरेट उसको सब कंपाइल कर दिया था। तो वो सारे के सारे आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक, कोई भी आपके पास कॉन्सेप्ट रह ना जाए। ठीक है जी। तो आज हमने जो पढ़ने हैं वो हमने पढ़ने हैं जी साइंटिफिक नोटेशन। ये छोटा सा टॉपिक होता है, बिल्कुल आसान सा, इंशाल्लाह 2-3 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपके पास लागर्थम इसको बोलते हैं। ठीक है जी। लागर्थम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से कभी एक बार क्वेश्चन वो पूछ लेता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास स्क्वायर रूट, जिसको हम जजर वाले क्वेश्चंस कहते हैं, तो जजर वाले क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछ लेता है बाज़ औक़ात। ठीक है जी। वो हम करेंगे आज इंशाल्लाह। उसके बाद फैक्टोरियल का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास होता है जी। फैक्टोरियल को भी इंशाल्लाह ताला हम कवर करने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है जी, उसके बाद जी आपके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये भी हमने करने होते हैं, ये भी इंशाल्लाह कवर करने की आज ही कोशिश करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, तो ये आपके पास, ये हमारे पास आखिरी टॉपिक होगा। तो यूं हमारे पास ये जो आपका मैथमेटिक्स का अलजब्रा का पोर्शन है वो इंशाल्लाह आज कवर हो जाएगा। तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा। ये आपके पास कंसेप्ट है। क्या मतलब है, आपके पास 2 तरह का ये क्वेश्चन आएगा। आपको इस तरह क्वेश्चन लिख के दे देगा। फॉर एग्जांपल कहेगा जी आपके पास लिखा हुआ जी, आपके पास है जी 3000 लिखा हुआ है, 3000 कहेगा, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, या इस तरह का होगा। या आपके पास इस तरह का कोई इशारे वाला क्वेश्चन लिखा होगा, ऐसे इशारे वाला आपके पास ऐसे लिखा होगा 0.0045 इस तरह लिखा होगा। कहेगा आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। मीन के इसके नीचे 4 ऑप्शन लिखे होंगे, कहेगा बताएं जी इसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनती है। ठीक है जी। या आपसे क्या पूछेगा कि आपको साइंटिफिक नोटेशन वो दे देगा, जैसे लिखा होगा 3 × 10 टू रेज पावर आपके पास 3 लिखा हुआ। कहेगा आप इसको आप क्या करें, सिंपल नोटेशन में करके दिखाएं। इसको आप सिंपल नोटेशन में आप कन्वर्ट कर दें। ठीक है जी। इसको सिंपल में कन्वर्ट कर दें, या साइंटिफिक को सिंपल में, या सिंपल को साइंटिफिक में। यही आपके पास 2 क्वेश्चन सिर्फ इसके होते हैं। ठीक है जी। अब इसको आपने किस तरीके से करना होता है, मैंने आपको पहले भी कई दफा करवाया है, अब फिर इसको थोड़ा आपने रिवाइज करना है। इसका आपने करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ये है जी 3, 4, 5 और 7 लिखा होता है 0 ऐसे। ठीक है। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो मैंने डेसिमल वाला पूरा लेक्चर पढ़ाया था वो आपके माइंड में आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर कायनात में लिखा जाता है वो अशारी वाला नंबर होता है। हमारा डेसिमल नंबर में जो भी नंबर होता है वो अशारी वाला होता है। अगर किसी नंबर का अशारिया आपको नजर आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर आपको अशारिया नहीं नजर आ रहा है, इट डजंट मीन कि उसके पास अशारिया है नहीं है। जिस नंबर का अशारिया नजर ना आ रहा हो, उसका अशारिया उसके एंड पे होता है, जैसे लिखा होता है ना 6, असल में 6 ऐसे लिखा ना, 6.0 लिखना चाहिए इसको मीन्स के हर नंबर जो है आपका वो अशारी वाला नंबर होता है, हर नंबर अशारी वाला नंबर होता है। अब साइंटिफिक नोटेशन में आपने एक ही बात याद करनी है, आपका जो अशारिया है वो 1 नॉन जीरो, ये सिर्फ आपने बात याद करनी है।
एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। क्या मतलब है, आप देखें यहां पे आपके पास है जी, ये जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये आपके पास नॉन जीरो है, मीन के जीरो के अलावा है। तो आपके अशारिये से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, मीन्स के नॉन जीरो आपके पास ये अशारिया यहां पे आना चाहिए, यहां पे अशारिया आपका आना चाहिए, मीन्स के अशारिये से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर आ जाए, एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए, इसको डिजिट बोलना चाहिए, नंबर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो आपका अशारिया जहां कहीं भी है, इसको हमने उठा के एक नॉन जीरो नंबर से बाद लेकर आना है, मीन्स के जहां पे भी आपका है, आप नॉन जीरो नंबर जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, एक नंबर छोड़ के आपने इशारिया उसको वहां पे ट्रेवल करवा देना है। तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगा 3.45 और आपने सिर्फ जो नॉन जीरो नंबर्स हैं या नॉन जीरो डिजिट्स हैं वही लिखने हैं, बाकी जीरोज आपने खत्म कर देने हैं, बाकी जीरो खत्म कर देने हैं, उनकी जगह पर लिखना है अपने ज़रब 10, आपने क्या लिखना है, ज़रब 10 लिखना है, ज़रब 10 लिखना है। और उसके बाद फिर आपने ये काउंट करना है कि कितने नंबर्स आप बाईपास करके इशारिया को यहां पे लेके आए हैं, कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट्स मैंने बाईपास करके, मीन के 6 डिजिट्स मैं फलांग के यहां पे इसको यहां पे लेके आया हूं। तो मेरे पास आएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, जितने डिजिट्स मैं फलांग के उसको वापस लेके आऊंगा इशारिये को, उतने मैं 10 की पावर लगा दूंगा, उतने मैं 10 की पावर लगा दूंगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन होता है। एक और मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा होता है, यह लिखा जी 5000 लिखा है, ऐसे 5000, कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। आप क्या करेंगे, इसका इशारा यहां पे एंड पे है, इस इशारे को हमने एक नॉन जीरो नंबर मीन के यहां पे लाना चाहिए, इसको यहां पे इसको होना चाहिए। हम इसको करते हैं 5, आगे सारे जीरो है, ये हम नहीं लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 1 2 3, 10 टू रेज पावर 3 आ जाएगा, 5 ज़रब 10 की पावर 3, 5 ज़रब 10 की पावर 3 आपके पास आ जाएगा। इसको बाजू का तो ऐसे वो ऑप्शन में दे देगा आपके पास 5.0 10 टू रेज पावर 3, ये भी ठीक होता है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट करना होता है। या आपके पास क्या होता है, जिस तरह से लिखा होगा 0.0000456 ऐसे लिखा होगा, कहेगा इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। इसके लिए भी काम वही है। अब आपका इशारिया यहां पे है, इस इशारियों को आपने उठा के यहां पे लेके आना, एक नॉन जीरो नंबर के बाद, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद आपके पास आ जाएगा 4.56, बाकी सारे जीरो हैं, ज़रब 10 की पावर, देखिए कितने नंबर आप इस फलांग के जगह गए हैं, 1 2 3 4, ये 4 नंबर आपने फलांगे इशारिये, दोनों इशारियों के दरमियान आपके पास 4 नंबर आ गए हैं, तो आपके पास आ जाएगा -4। अब ये माइनस क्यों आएगा, आपने पीछे से आगे की तरफ गए हैं, पीछे से आगे की तरफ गए हैं, इशारिया आपने पीछे से आगे की तरफ ले गए हैं, ये ऐसे इसको समझ लें कि ये तीर लगा हुआ है, मीन के इशारिया आपका पीछे से आगे की तरफ जा रहा है, आपका इशारिया पीछे से आगे की तरफ जा रहा है। जब आप इशारिया पीछे से आगे की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास ये माइनस में आएगा, ऊपर जाके उसका माइनस में आप इसको लगाएंगे, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपके पास आ जाता है जी 505 और 00 आपके पास ये आ जाता है, ठीक है जी। इसको कहता है, इसको आप कन्वर्ट करें, आपका इशारिया एंड पे है, जो इशारिया नजर नहीं आ रहा वो आपका एंड पे है। अब इस एंड वाले इशारियों को हमने उठा के यहां पे लेके आना, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद आपके पास आ गया 5 पॉइंट। अब ये जो आपके पास 0-2 डिजिट्स के दरमियान फंसा हुआ है ना, ये आपने लिखना है, ये आपने लिखना है, ऐसा ना हो कि आप ये वाला जीरो भी छोड़ दें। ये जो आपके पास जीरो खाली बचते हैं ना, ये आपने छोड़ने होते हैं, लेकिन जो जीरो आपके दरमियान में फंस जाते हैं वो आपने लगाने होते हैं। 5.05 10 टू रेज पावर 1 2 3 4 5, तो आपके पास आएगा 10 टू रेज पावर 5, ठीक है जी। ये आपका तरीका हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखा होता है जी 0 पॉइंट, आपके पास रहते 59, 0.59, कहता है इसको आप क्या करें, कन्वर्ट करें। आप समझिए आपके पास इशारिया है, जो इशारिया मैंने यहां पे लेके आना है, क्योंकि एक नॉन जीरो नंबर के बाद आना चाहिए। यह जाएगा 5.9 10 टू रेज पावर -1, क्योंकि पीछे से आगे आया है तो माइनस 7 आ जाएगा, मीन की ये इशारिया ये हमें सिंबल दे रहा है कि ये पीछे से आगे आया है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन लिखा होता है जी, आपके पास लिखा हुआ है जी 3.0 10 टू रेज पावर 7 लिखा हुआ है, कहता है इसको आप सिंपल में लिखें, डेसिमल में लिखें। तो आपको पता है ये आपके पास 10 टू पावर 0, 10 की पावर जितनी होती है ना उतने आपने जीरो लगाने होते हैं। 10 की पावर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दिए, ठीक है। और 7 आपके पास ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दिया। ये आपके पास जो लिखा हुआ है वो आपने लिख दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, ये आपने इसको आम में कन्वर्ट कर दिया, इसको आपने क्या कर दिया जी, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया साइंटिफिक नोटेशन को।
अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है, लिखा था, कहता है जी आप 2.5 10 टू रेज पावर -3, ये आप लिखें, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने क्या करना है जी, अब ये -3 आ गया ना, इसका मतलब है शारिया कहीं पीछे था। आपने जब जितने जीरो हमने छोड़े हुए हैं, आप क्या करेंगे, ऊपर लिखा हुआ ना, ये आपके पास शारिया यहां पे लिखा हुआ है, आप करें 2.5 वैसे के वैसे लिखें। ये जो है ना, ये इसके हमने जीरो बनाने हैं, क्योंकि हमने इसको डेसिमल में लेके आना है ना। अब हमने शारिया यहां से पीछे की तरफ 3 नंबर मूव करना है। एक नंबर ये हो गया, एक नंबर एक अपने पास जीरो लगाए, 2 नंबर हो गए, फिर एक जीरो लगाए, 3 नंबर पूरे हो गए, तो यहां पे शारिया आपका आ जाएगा। तो ये जीरो स्टार्ट पे अपने पास से लगा दें, तो 0.0025 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये शारिया खत्म हो गया, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। आप एक और क्वेश्चन करवाता हूं, आपको क्वेश्चन आ जाता है, लिखा हुआ जी 3.5 10 टू रेज पावर 3 लिखा होता है। तो आप क्या करें, चाहे आप यहां से स्टार्ट कर लें, 3.5 लिखें, 3.5 लिखें। आप ये 10 की पावर 3 है ना, इसका मतलब है ये जो इशारिया है, हमने 3 नंबर आगे मूव करना है, 3 नंबर आगे मूव करना है। एक नंबर ये आ गया, 2 और 3 नंबर पूरे हो गए, तो आपके पास आंसर आ गया 3500। आंसर क्या आ गया, 3500 आ गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जी, कहता है जी 2.05 10 टू रेज पावर -5 आ जाता है, या -4 आ जाता है। आप ये वाला नंबर लिखें 2.05। अब ये -4 है, इशारिया पीछे को जाना है, एक नंबर ये आ गया, 1 2 3 नंबर ये 4 पूरे हो गए, यहां पे इशारिया आपका चला गया 0.000205 आपके पास आंसर आ गया। ये इशारिया आपके पास खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपने ये साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चन करने होते हैं। बिल्कुल आसान है, ये प्रैक्टिस मैंने दिए हुए हैं, आप इसको करके देखिए कि इंशाल्लाह आपके हो जाएंगे। उसके बाद है लॉगरिथम। लॉगरिथम को जना, लॉगरिथम बड़ा आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इसमें आपने क्या करना होता है, ये आपका पावर के उलट होता है, ये आपका पावर के उलट होता है। आपके पास लिखा हो ना x की पावर 2 इज इक्वल टू, आपके पास लिखा हुआ फॉर एग्जांपल 4, x की पावर 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है, इसको आपने लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ये नीचे वाला नीचे रहेगा, आप इसको लॉग, ये आपके पास x, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इधर चला जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है जी। इसको हमने, जो लॉगरिथम होता है ये हमारा पावर के उलट होता है, पावर के उलट होता है। अभी ये टॉपिक करवाता हूं तो आपको इंशाअल्लाह चीजें समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब देखें आपके पास क्या जी, लॉगरिथम के वाले थे जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो 2 ही पूछे जाते हैं आपके पास, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। जो कॉमन लॉगरिथम है आपका, उसकी बेस होती है 10, उसकी बेस क्या होती है 10। और जो आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है उसकी बेस होती है ई, इसेंट्रिसिटी, ई। क्वेश्चन यही वो पूछेगा, बताएं जी कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है, 10 होती है। जो आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है उसकी बेस क्या होती है, ई होती है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपके पास 2 किस्म के लॉगरिथम की ये क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा, उनकी टाइप्स के वाले से पूछेगा। अब ये क्वेश्चन अगर दूसरी बात ये है, लॉगरिथम के ये रूल जो है ना, रूल, ये थ्योरम जो है ना, ये भी पूछता है कभी कभार, लॉगरिथम के थ्योरम्स। अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपके थ्योरम इंशाल्लाह कवर होंगे। स्टार्ट पे थ्योरम आपको मुश्किल लगेंगे। कहता है जी इसमें से आप x की कीमत निकालें। आपके पास लिखा हुआ जी log, साथ लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू, आगे लिखा हुआ है 2, log x 2x इज इक्वल लिखा हुआ है 2। अब देखें यहां पे ये जो आपके पास लॉगरिथम है, इसमें आपने कीमत निकालनी है x की, x की कीमत निकालनी है। और ये साथ आपके पास लिखा हुआ है log। ये जो log है ना, ये कॉमन log है, इसको हम LOG लॉग कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम। अगर LN लिखा होता तो ये आपके पास होना था नेचुरल लॉगरिथम। ये क्या होना था, नेचुरल लॉगरिथम। अब ये जो आपके पास LOG लिखा हुआ है ना, LOG लॉग, साथ लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू, आपके पास लिखा हुआ है 2। अब यहां पे इसकी जो बेस है ना, वो अंडरस्टूड है कि 10 है। मैंने आपको बताया था जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस होती है 10, और जो नेचुरल लॉगरिथम है उसकी बेस होती है ई। अब ये LOG लॉग ये कॉमन लॉगरिथम होता है, और LN से होता है जो आपके पास नेचुरल लॉगरिथम होता है। अब इसकी बेस लिखी नहीं होती, हमें पता होता है कि ये बेस इसकी 10 ही है। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है पहले इसको पावर में। ये जो नीचे 10 लिखा है, 10 का 10 वैसे रहेगा। ये जो आपके पास ऊपर 2 लिखे हुए हैं ना, ये आपने क्या करने हैं, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये 2 इधर चला जाएगा और 2x इधर चला जाएगा। ये 2 आपके पास इधर ऊपर आ जाएगा, और ये 2x आपका बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 10 की पावर 2 क्या होता है जी, 100 होता है, बराबर आपके पास आ गया 2x, x बराबर आपके पास आ गया 100 बटा 2, तो x बराबर आपके पास आंसर आ गया 50। x की कीमत क्या आ गई आपके पास, 50 आ गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है जी। इस तरह से क्वेश्चन इसके किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन है जी, कहते हैं जी log
लाग x बराबर 2, कहता है इसमें x की कीमत निकालें। तो ये LOG लाग लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसकी आपके पास बेस 10 है, ये 10 का 10 रहेगा, ये x उधर चला जाएगा, 2 उधर आ जाएगा, 10 के ऊपर आपके पास यहाँ पे 10 था ना, तो 10 के ऊपर पहले x था, अब 2 आ जाएगा, 2 बराबर आपके पास आ गया जी x आ गया। क्या आ गया? x आ गया। तो x बराबर 10 की पावर 2 आपके पास क्या होता है? 100 होता है। 10 का मुरब्बा 100 के बराबर ही होता है ना। अगला क्वेश्चन है जी, log 1000 निकालें। log 1000, यहां पे अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछता है, वो क्वेश्चन आपका वो यहीं से पूछेगा, या तो वो लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम की बेस पूछ लेगा, या यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा log 1000 निकालें, log 10 निकालें, log 0 निकालें, log 100 निकालें, log 10,000 निकालें, log 50 जो ना 10 लाख निकालें। ये कैसे निकलते हैं आप देखें, यह आपके पास लिखा हुआ है log, लिखा हुआ है आपके पास 1000, log 1000 लिखा हुआ है। अब यहां पे इसकी बेस आपके पास 10 है, अब इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, ये लिखा हुआ है बराबर कितना, मीन के बराबर हमने x फर्ज कर लें, ये यही हमने निकालना है ना, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। अब 10 की पावर x बराबर आ गया आपके पास 1000, 10 की पावर x आपके पास क्या आ गया जी? 1000 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब ये मेरे पास 10 है, इधर मेरे पास 1000 है। अब अगर मैं ये जो 1000 है इसको 10 की तजज़ी कर दूं, 10 पे इसकी तजज़ी कर दूं, तो ये भी 10 की पावर में आ जाएगा, तो 10 10 के साथ कट जाएगा, और जो इसकी पावर्स होंगी ना, वो आपस में हम कंपैरिजन कर लेंगे, उनका मुवाजना कर लेंगे। आप 1000 की तजज़ी कर लें जी, ये आपके पास 10 पे जाएगा, 10 एक बार 10, 2 0 7 आ गए, फिर 10 पे जाएगा, 10 एक बार 10, 1 0 7 आ गया, 10 एक बार 10, तो आपके पास खत्म हो गया, ये आ गया 10 की पावर 3। तो 10 की पावर x बराबर आ गया 10 की पावर 3, 10 10 के साथ कैंसिल, x की पावर क्या, x बराबर किसके आ गया? 3 के बराबर आ गया। x किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। तो यहां से क्वेश्चन आपसे कैसे बनता है, इसको आपने याद आपने कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए एक और एग्जांपल से, log 10 की कीमत निकालें। आप क्या करेंगे, यहां पे आपके पास 10, इसकी बेस आपको ऑलरेडी पता है, और इसकी कीमत हमने निकालनी है, हम x रख देंगे। 10 की पावर x बराबर आ गया 10, ये उधर इंटरचेंज होने के। अब यहां पे 10 की पावर x है, और यहां पे 10 की पावर 1 है, जिसकी कीमत पावर कुछ ना हो वो उसकी पावर 1 होती है। 10 के साथ कैंसिल, x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब यहां से एक रूल जनरेट होता है, वो कहता है जी, जैसे मैंने अभी आपके सामने निकाला, log 1000 आपके पास कीमत आई थी 3, log 10 की कीमत आपके पास आई है 1। अब यहां से रूल क्या निकलता है, रूल यह है कि log के साथ, ये एक के साथ जितने जीरो होते हैं ना, वही उसकी जो ना कीमत होती है, जितने जीरो की तादाद होती है ना, 1000 में 3 जीरो आए थे, तो log 1000 कीमत आ गई 3, log 10 के साथ 1 जीरो आया, इसकी कीमत आ गई 1। अगर log 1 की कीमत वो पूछ ले, अब 1 के साथ कोई जीरो नहीं आया, इसका मतलब है इसकी कीमत 0 है, इसकी कीमत 0 है। अगर वो पूछता है log 100, तो 100 के साथ 2 जीरो आ रहे हैं, तो आपके पास इसकी कीमत आ जाएगी 2, कीमत क्या आ जाएगी? 2। अब इसकी कीमत अगर log 200 पूछ रहे, तो इसकी कीमत 2 नहीं होगी, ये सिर्फ ये 1 वाले के साथ है, 1 वाले के साथ है, ठीक है जी। तो ये यहां से क्वेश्चन इस तरह के पूछेगा, कहेगा जी log 100 मल्टीप्लाई बाय log 10 बटा आपके पास आएगा जी log 10, इसकी कीमत आप निकाल लें, या log 1000 वो कह देता है। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए, ये जो आपके पास है ना जी, ये log 100, log 10 और log 1000, इनकी कीमतें आपको पता होनी चाहिए। आपको इनकी कीमतों का तो पता फौरी है, आपको इनकी कीमत, ये आपके पास 2 है, इसकी कीमत आपके पास 1 है, और इसकी कीमत आपके पास 3 है, ये 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अभी आप इनको कर सकते हैं, इनको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहां पे जो लॉ के थ्योरम्स है ना, ये 3, चौथा हमने नहीं करना होता, वैसे 4 होते हैं, 3 ही हमने करने होते हैं। ये कैसे हैं, आपके पास अगर लिखा होता log 2 जरब log आपके पास आ जाए आपके पास 5, क्या इसकी कीमत निकालो, log 2 जरब log 5 की कीमत निकालें। तो इसका काम आपने क्या करना होता है, अगर आपके पास सॉरी ये आप ऐसे लिखा जमा log 2 जमा log 5, मीन के 2 log को जमा करके कहे की कीमत आप निकालें। तो आपने क्या करना होता है, ये दो जरब कर रहे हैं ना, इनको आपने log इनका कॉमन लेके तो इनको इकट्ठा करेंगे तो ये जरब हो जाएंगी, पहले जमा हो रहे थे फिर ये जरब हो जाएंगे। मीन्स के ये आपके पास आ जाएगा log 10, ये आपके पास क्या आ जाएगा log 10, तो इसकी कीमत 1 आ जाएगी, इसकी कीमत 1 आ जाएगी, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो यूं आपने इसकी इस तरीके से, अब ये आपके लॉगरिथम के कवानीन समझ लें, log a जरब b बराबर होता है जी, अलग-अलग करें log a प्लस log b। अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका इकट्ठा log लें, तो उनको जब अलग-अलग log लेते हैं आपस में प्लस हो जाते हैं, आपस में प्लस हो जाते हैं। अगर ऐसा लिखा हो log
ए तकसीम बी, मीन के 1/b लिखा हो, अब इनको आप अलग-अलग करेंगे तो log a माइनस log b बन जाएगा। तकसीम वाले अलहदा होके माइनस में चले जाते हैं और ज़रब वाले अलहदा होके जमा में चले जाते हैं। ये आपके पास इसके 3 रूल्स होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछता है बार बार। उसके बाद लिखा होता है log a की पावर x, अगर कुछ चीज पावर में आ जाए तो आप ये पावर हमने बाहर निकाल देनी होती है। x log आपके पास आ गया जी a। अब इसकी एग्जांपल समझ ले, जहां आपको समझ आ जाएगी। अगर वो आपसे पूछता है लिखना जी log 10 की पावर 3 की क्या कीमत होती है, 10 की पावर 3 की क्या कीमत होती है, तो इसमें आपने क्या करना है, ये 3 जो पावर है ना ये आप बाहर ले जाएंगे, ये 3 बाहर चला जाएगा और log 10 अंदर बच जाएगा। तो 3 बाहर, log 10 की कीमत आपको पता है 1 होती है, तो आपके पास आंसर आ गया 3। आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। वैसे भी आप 10 की पावर 3 करके देख ले तो आपके पास ये 1000 बनना था, ठीक है जी, तो उसको आपने क्या करना था, वो 3 ही आना था, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे लिखा हो log, उसके बाद लिखा हुआ 10 की पावर 8 लिखा हो, तो 10 की पावर 8 लिखा, बड़ा लंबा चौड़ा बन जाएगा। आप क्या करेंगे, 8 को बाहर ले आएंगे, 8 और आपके पास आएगा log 10 अंदर बच जाएगा। 8 log 10 की कीमत 1 होती है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। रिसेंटली जो पेपर अभी 2024 में हुआ है उसमें जो क्वेश्चन एक आया हुआ था, उसने कहा था जी log आपके पास लिखा हुआ था 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, फिर लिखा हुआ था जी आपके पास मल्टीप्लाई बाय log, फिर लिखा हुआ था जी आपके पास ये 100 ओवर लिखा हुआ था जी log, और साथ लिखा हुआ था आपके पास ये 10 था शायद, या 1000 था मेरे ख्याल में, ऐसे ही था, ये था। कहा था जी इसका आप आंसर निकाल लें, इसका आप आंसर निकाल लें। तो सिंपल सी बात थी, ये देखें ये आपके पास 10 की पावर 5 है, ये 5 आपने बाहर निकाल देना था, तो 5 log 10 बच जाना। log 10 की कीमत आपके 1 होती है, मल्टीप्लाई बाय log आपके पास 100 आ गया, log 100 की कीमत हमारे पास 2 होती है, और ये आपका log 1000 इसकी कीमत आपके पास 3 होती है, तो ऊपर आपके 10/3 इसका आंसर था। इस तरह से इसका आंसर आपने निकालना था, ठीक है। तो आपने जो log वाले क्वेश्चन इस तरीके से आप इनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आमतौर पे अगर जो आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आप सिर्फ log के हवाले से यही 2 बातें याद कर लें। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है, नेचुरल लॉगरिथम की बेस e होती है। log 1 की कीमत 0 होती है, log 10 की पावर 1 होती है, log 100 की कीमत 2 होती है, log 1000 की कीमत 3 होती है। जितने जितने जीरो होंगे उतनी उतनी इसकी कीमत होगी। अब log 0 की क्या कीमत होगी ये पूछता है, तो मैंने आपको बताया जितने जीरो होंगे उतनी कीमत होगी, तो log 0 भी आपके पास 1 नहीं होता है, log 0 भी आपके पास 1 ही होता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। ये आप इसका क्वेश्चन इस तरह मुझे उम्मीद है कि आप लॉगरिथम वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद आपके पास स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या, इसको हम जजर कहते हैं, स्क्वायर रूट को हम क्या कहते हैं, जजर कहते हैं। अब जजर के वाले से काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं। जजर के वाले से आमतौर पर बच्चों का क्वेश्चन होता ही नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक होता है। इसकी इस तरह से शक्ल होती है, ये इसका सिंबल होता है इस तरह, ठीक है जी। अब जजर क्या होता है जी, अब आपने फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है 25 का जजर निकालें। 25 का जजर वो नंबर होता है जिसको अपने आप से दरब करें तो 25 आ जाए। मीन्स के हम 25 का जजर है, ऐसा नंबर है उसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 25 आ जाए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 आ जाता है। तो इसका मतलब 25 का जजर क्या होगा, 5 होगा। 25 का जजर क्या होगा, 5 होगा। मीन्स के किसी भी नंबर का जब अपने जजर निकालना है तो उस जजर की वजह से वो नंबर ऐसे काटा जाएगा, ऐसे डिवाइड होगा कि उसमें ऐसा पेयर बनेगा कि उसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाएगा, उसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें तो नंबर आ जाता है। आपके पास लिखा था जजर 49 निकालें, तो अब आपने क्या करना है, ऐसा नंबर निकालना है जिसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाए। तो 7 बार 49 होता है, तो ये आपके पास 49 आ गया। तो जजर के वाले से आपने कोशिश करनी है कि आपको कम से कम जो है ना जी 15-20 तक तो आपको वैसे ही आने चाहिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 आ गया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आ गया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 आ गया, 8 को 8 से करें 64 आ गया, 9 को 9 से करें 81 आ गया, 10 को 10 से करें 100 आ गया, 11 को 11 से करें 121 आ गया, 12 को 12 से करें 144 आ गया, 13 को 13 से करें 100 आपके पास 69 आ गया, 14 को 14 से करें 196 आ गया, 15 को 15 से करें 225 आ गया। इस तरीके से आपने क्या करना है, कम से कम 20 तक तो आपको वैसे ही आने चाहिए।
20 तक आपको वैसे ही आना चाहिए। तो जब आपके पास सामने कोई भी ऐसे नंबर आए, कहें जी आपके पास निकाल लें जी लाख 144 आपको पता है 144 आपके पास 12 का जजर होता है। जो ना 144 का जजर क्या होता है जी 12 होता है। ठीक है जी। अब ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट था, यहां से वो क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन वो कहां से आपसे पूछेगा? क्वेश्चन वो आपसे जनाब इस तरह से पूछेगा कि आपके पास जो है ना लागरथम की जो ना जमा तफरीक कैसे होती है। लागरथम की जमा तफरीक है, जैसे आपके पास लिखा हो ना लाग 10 सॉरी जजर 10 जमा आपके पास जजर 20 लिखा हो, तो आप इसको जजर 30 नहीं कर सकते। जजर 30 इसको नहीं कर सकते। जजर आपस में जमा नहीं होते। जजर आपस में जमा नहीं होते, ये आपने क्लियर कर ली। उसके बाद लिखा हो ना जजर आपके पास 20 माइनस जजर 10 लिखा हो, माइनस जजर 10 लिखा हो, तो आप ये इनको आप माइनस नहीं कर सकते। 20 में से 10 निकाल के जजर 10 इसको नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है, जरब और तकसीम आपस में ये हो जाते हैं। जरब और तकसीम आपस में ये हो जाते हैं। वो कैसे? जैसे लिखा हो ना जजर आपके पास लिखा हो 2, जरब लिखा हो जजर 3, तो ये 2 3 बार 6 जजर ऐसे लिख सकते हैं। तो जजर को आप जरब और तकसीम कर सकते हैं, जमा और तफरीक नहीं कर सकते। ठीक है जी। फिर और देखें एक बात, ऐसे लिखा हो ना जजर आपके पास लिखा हो जी आपके पास 6, नीचे लिखा हो जजर आपके पास 3 हो, तो 3 2 बार 6 करके इसको जजर 2 आप कर सकते हैं। जजर 2 आप इसको कर सकते हैं। मीन के जरब और तकसीम जजर आपस में हो जाते हैं, लेकिन जमा और तफरीक नहीं होते। जमा और तफरीक नहीं होते। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे वो या तो किसी अशारिये वाले नंबर का जजर आपसे पूछ लेगा, आपको कहेगा या कोई बड़ा नंबर दे देगा, आपको कहेगा जना जी ये आपके पास लिखा हुआ है ये नंबर है, इसका जजर निकाल के मुझे दिखाओ, इसका जजर निकाल के दिखाओ। या कोई अशारिये वाला नंबर दे देगा, ऐसे कहेगा 0.4 का जजर निकाल के दिखाओ, 0.4 का जजर निकाल के दिखाओ। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना जी, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको आपने किस तरीके से डील करना होता है। तो जजर निकालने का वही बच्चों वाला तरीका अगर आपको आता है, जो आपने 5वीं जमात में बच्चों को पढ़ाया होता है, वही तरीका अगर आपको आता है तो आप इसको आसानी से कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये लिखा हो ना, आपके पास है जी, वो कहता है जी आप ये है 144 का फॉर एग्जाम्पल जजर निकाल लो। आपने क्या करना होता है, 144 के आपने क्या करना होता है, जोड़े बनाने होते हैं। आपके पास ये आ गया जी, आपके पास एंड से ये जोड़ा बन गया और एक आपके पास ये स्टार्ट पे बच गया। आपने एंड से शुरू करके इनके जोड़े बनाने होते हैं। फिर आपने क्या करना है, इसको आपने तकसीम करना होता है। अब पहला जोड़ा आपके पास क्या है जी, आपके पास पहला जोड़ा क्या है, ये 1 आया जी। अब 1 के लिए ऐसा नंबर ढूंढें जिसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 नहीं आ जाए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। अब ऊपर नेक्स्ट जोड़ा आप नीचे उतार लें, आपके पास आ गया 44। नेक्स्ट जोड़ा जब आपने उतारना है, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको डबल करके आपने नीचे उतार देना है, इसको डबल करके आपने नीचे उतार देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये ऐसा नंबर आपने तलाश करना है जिसको मैं इधर भी लगाऊं और इधर भी लगाऊं तो ये मेरे पास बराबर आ जाए। अब इसको आप 1 से स्टार्ट करें, इधर 1 लगाएं इधर भी 1 लगाएं। 21 एक बार 21 44 नहीं आता, फिर 2 लगाएं, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 22 2 बार 44 बन जाता है। इसका मतलब है ये मेरा खत्म हो गया। ऊपर मेरे पास क्या बन गया जी 12। तो ये मेरा आंसर क्या था, 12 था। आंसर मेरे पास क्या था, 12 था। अब देखें, अगर आपके पास ये शारी वाला पूछता है, आपसे पूछेगा आपके पास है, आप वो कहता है जी ये 0.04 ऐसे कहता है जी, आप इसका मुझे ना निकाल के दिखाएं, जजर निकाल के दिखाएं। वही तरीका है, सिंपल वही तरीका है, सिंपली वही। चले मैं आपको एक और एग्जांपल थोड़ा एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूं कि वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। 16.9 कहता है इसका मुझे जजर निकाल के दिखाएं, इसका मुझे आप जजर निकाल के दिखाएं। 16.9 का आप जजर निकाल के दिखाएं। अब 16.9 का जजर आपने कैसे निकालना है, वही काम करना है सेम जो हमने पहले किया है, जो हमने सेम काम पहले किया है वही काम करना है। लेकिन इसमें जोड़े जो आपने है ना, ये जो शारिये से पहले वाले के अलग जोड़ा बनाना है, और शारिये के बाद वाला अगर जोड़ा नहीं बना तो अपने पास से 0 लगा के अपने जोड़ा बना लेना है। ठीक है जी, शारिये के बाद आपने 0 लगा के उसका जोड़ा मुकम्मल कर लेना है, और शारिये से पहले वाले का अलग जोड़ा बनाना है। ठीक है जी। अब इसको आपने एंड से जोड़े नहीं स्टार्ट करने, यही फर्क है। अब इसको आप वही काम करें जैसे पहले करते थे। अब ये पहले आपके पास नंबर है 16, बताएं कौन सा नंबर ऐसा है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए। आप 4 के साथ करेंगे, 4 4 बार 16, 4 4 बार 16 खत्म हो गया। ऊपर से मेरे पास जोड़ा उतरेगा 90, और ये इशारिया मेरे पास ऊपर चला जाएगा।
शारिया ऊपर चला जाएगा, जैसे शारिया की बारी है ऊपर चलेगा, ऊपर से मैंने क्या उतार लिया 90। अब ये जो नंबर है इसको मैंने डबल करके नीचे लेके आना है, डबल करके मैंने नीचे लेके आना है, डबल करके मैंने इसको नीचे लेकर आना है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा जी, मेरे पास आएगा जी 8। ये मेरे पास क्या बन गया, 8 बन गया। अब मैं 8 के साथ किसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 90 आ जाए, 8 के साथ किसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 90 आ जाए। ठीक है जी, किसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 90 आ जाए। तो आपने अगर 8 के साथ मैं 1 लगाता हूं 81, एक बार 81, 90 नहीं आया। अब 8 के साथ मैं 2 लगाता हूं 82, 2 बार मेरे पास कितना आ गया 164 आ जाता है। तो ये तो बड़ा हो जाता है, इसका तो मतलब मैं पीछे ही रहूंगा, 81 तक रहूंगा, मैं इसको 81 तक ही रखूंगा। तो मेरे पास आएगा 81, एक बार 81, तो मेरे पास कितने बच गए 9 बच गए। फिर मेरे पास कितने बच गए 9 बच गए। अब इशारे के बाद जितने मर्जी 0 लगा के आप जोड़े अपने मुकम्मल करते जाएं, उसका कोई फर्क नहीं होता। अब ऊपर से अब फिर मैं 2 0 उतार लूंगा, फिर मैंने ऊपर से 2 0 उतार लिए, मेरे पास ये 900 बन गया। अब ऊपर मेरे पास क्या बन गया, ऊपर मेरे पास बन गया 41। आप 4.1 को भूल जाए, आप समझे फिर 41 है। ये मेरे पास बन गया 82 होकर नीचे आ गया, नीचे होकर कितना आ गया 82 बन गया। अब 82 के साथ मैं क्या लगाऊं कि मेरे पास 900 आ जाए, तो 82 के साथ एक ही लगा सकता हूं, ज्यादा लगाऊंगा तो 1600 पे चला जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 821 बार 821। तो आपके पास आंसर आएगा 4.11, 4.11। तो ये इस तरह से आपने इसका जजर निकालना होता है, इस तरह से आपने इसका जी जजर निकालना होता है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आप जजर वगैरह निकाल लेंगे। अब जजर के वाले से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या आता है जी सर्ड, सर्ड के वाले से, सर्ड के वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्ड क्या होता है जी, ये होता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर को हम सर्ड भी कहते हैं। अब इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है, ऐसा नंबर जिसको हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते, जिसकी फ्रैक्शन नहीं बन सकती, जिसका इशारिया खत्म नहीं होता। अब इसका जो इसका जो ना जी निशानी होती है, सर्ड ऐसा नंबर होता है जो आपके जजर के नीचे, जजर के नीचे ऐसा नंबर हो जो मुकम्मल मुरब्बा ना हो, जो मुकम्मल मुरब्बा ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का मुरब्बा आपके पास 1 होता है, 2 का मुरब्बा आपके पास 4 होता है, 3 का मुरब्बा आपके पास 9 होता है, 4 का मुरब्बा आपके पास 16 होता है, 5 का मुरब्बा आपके पास 25 होता है। ठीक है, लेकिन जजर के अंदर ऐसा नंबर आ जाए, जजर के अंदर एक ऐसा नंबर आ जाए जो किसी का मुरब्बा ना हो, मीन के आपके पास आ जाए 7 आ जाए, तो ये 7 किसी का भी मुरब्बा नहीं है, इसका पूरा पूरा जजर नहीं निकलेगा, ये आपके पास सर्ड है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, जजर अंदर अंडर रूट 5 आ जाता है। अब 5 किसी का भी जजर नहीं है, 5 किसी का भी मुरब्बा नहीं है। ठीक है, 5 का मुरब्बा तो 25 है, लेकिन 5 इटसेल्फ किसी का भी मुरब्बा नहीं, कोई ऐसा नंबर दुनिया में नहीं है जिसको हम अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 5 आ जाए। तो ये आपके पास सारे सर्ड हैं, सर्ड हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है वो आपके जजर के वाले से, एक और क्वेश्चन पूछेगा जजर के वाले से, वो कौन सा क्वेश्चन आएगा कि आपके पास है जी जजर के अंदर अगर माइनस आ जाए, जजर के अंदर अगर माइनस आ जाए तो इसको हम कहते हैं जी आपके पास ये जो अगर जजर के अंदर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नेचुरल नहीं रहता, ये रियल नंबर नहीं रहता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। अगर और जजर के अंदर माइनस आपके पास ये अयोटा के बराबर होता है, जैसे लेकर ना -5 आ जाए, इसका मतलब होता है अंडर रूट जजर का अयोटा। ठीक है जी, अंडर रूट माइनस का मतलब क्या होता है अयोटा होता है, इसका मतलब क्या होता है जी अयोटा होता है। तो वो कहता है जी अगर जजर के अंदर किसी भी माइनस वाला नंबर जजर के अंदर आ जाए तो वो क्या होता है जी, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो क्या होता है जी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये आपका जजर के वाला 3-4 क्वेश्चन यही बनते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसकी मैं प्रैक्टिस क्यों नहीं करवा रहा हूं, आपको मैंने 2019 से लेकर 2024 तक के पास पेपर शेयर कर दिए हुए हैं, उनके अंदर आप ये सर्च कीजिएगा तो आपको ये जजर वाले क्वेश्चन आपको नजर आएंगे वहां पे। ठीक है जी, तो उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये जो मैंने 2-3-4 बातें आपको बताई हैं, यही बातें उन पर इंप्लीमेंट करें तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने बात करनी है फिक्टोरियल की। फिक्टोरियल की, फिक्टोरियल क्या होता है जी, फिक्टोरियल होता है जी अपने से छोटे सारे नंबर्स के ऊपर मल्टीप्लाई करना। जैसे लिखा हुआ आपके पास है, ये लिखा हुआ आपके पास 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, फिर 1 से, मीन के आपने इसको नीचे की तरफ लेके जाना है। 4 3 बार 12, 12 2 बार 24, तो आपके पास क्या आ गया जी 4 का फैक्टोरियल क्या आ गया 24 के बराबर आ गया। 4 का फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया जी 24 के बराबर आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। तो ये आपके पास फैक्टोरियल होता है।
ठीक है, ये आपके पास। और यहाँ पे ये दो केस आपने याद करने हैं। 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है। ये एक्सेप्शनल केसेस आपने याद करने हैं, ये आपने एक्सेप्शनल केसेस याद करने हैं जी। ठीक है जी, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी आपके पास 1 ही होता है, इसको आपने बस याद ही करना है। ठीक है जी, अब ये जो आपके पास फैक्टोरियल है ना जी, फैक्टोरियल का या तो वो क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा, आपसे पूछेगा बताएं जी 9 का फैक्टोरियल क्या है, तो आप निकाल देंगे 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो दो तरह का होता है, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। पर कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन के वाले से क्वेश्चन पूछता है, बल्कि क्वेश्चन वो लाजमी यहीं से पूछता है, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। अब कॉम्बिनेशन और परमुटेशन से क्या मुराद है? कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में होता है जी लोगों चीजों की अरेंजमेंट्स, चीजों को इकट्ठा करना, कंबाइन करना, इकट्ठा करना। ठीक है जी, कंबाइन करना होता है इकट्ठा करना, और परमुटेशन का मतलब होता है प्रमोट करना। परम्यूट का मतलब होता है कि आपने तरतीब लगाना, किसी चीज की तरतीब लगाना। तो परमुटेशन होता है किसी चीज की तरतीब लगाना, और कॉम्बिनेशन होता है चीजों को आपस में मिक्स करना, जमा करना, जमा करना। ठीक है जी, अब जरा मुझे बताएं, ये जो आप जब हम चीजों को जमा करते हैं, चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं, चीजों को आपस में हम कंबाइन करते हैं, जब कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें किसी किस्म की कोई तरतीब वगैरह का ख्याल नहीं रखा जाता। कॉम्बिनेशन में किसी किस्म की कोई तरतीब का ख्याल नहीं रखा जाता, जब हमने बस इकट्ठी ही करनी है चीजें, आपने चीजें इकट्ठी ही करनी है। लेकिन परमुटेशन में क्या होता है जी, आपने चीजों को एक सीक्वेंस के साथ इकट्ठा करना होता है, चीजों को सीक्वेंस के साथ इकट्ठा करना होता है, उसको हम कहते हैं परमुटेशन। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फार्मूला क्या होते हैं, ये आपने याद करने हैं। परमुटेशन होता है जी NPR, NPR, NPR। तो परमुटेशन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अभी नीचे आप क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे होंगे, ये फार्मूला से NPR पता नहीं क्या आ गया, n माइनस r फैक्टोरियल क्या आ गया, ये बिल्कुल आसान चीजें, अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ आपने सिर्फ ये फार्मूला देख लें। और NCR, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। NCR होता है जी n फैक्टोरियल ओवर आपके पास आ गया r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसके दो फार्मूला, सिंपल से फार्मूले हैं। ठीक है, अब इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये याद होंगे, वैसे इनको ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद नहीं आपसे होंगे। ठीक है जी, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे जी, अब क्वेश्चन देखें जरा। कहता है जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है जी, आपके पास है जी, यू हैव 5 डिफरेंट बुक्स एंड वांट टू अरेंज 3 ऑफ देम ऑन अ शेल्फ, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। क्या मतलब है, यहां पे जो टोटल तादाद होती है ना चीजों की, जो टोटल तादाद होती है वो आपके पास n होती है। यहां पे n आपके पास कितना है, 5 है। n कितना है आपके पास, 5 है। और उनमें से जो आपने चीजें लेनी होती है ना, जितनी चीजें आपने यूज करनी होती हैं जितनी चीजें आपने यूज करनी होती हैं वो आपकी r होता है। तो यहां पे टोटल आपके पास 5 बुक्स हैं और लेनी है आपने कितनी है, 3 बुक्स लेनी है। r आपके पास 3 है, r आपके पास 3 है। कहता है इन 3 बुक्स को आप कितनी तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 बुक्स हैं, एक आपके पास सबसे पहले अरबिक बुक है, फिर आपके पास उर्दू की बुक है, फिर आपके पास इंग्लिश की बुक है, फिर आपके पास फिजिक्स की बुक है, फिर आपके पास बायोलॉजी की बुक है। ठीक है, कहता है इनमें से कोई सी 3 बुक्स ले लें, कोई सी 3 बुक्स ले लें और उनकी आप अरेंजमेंट मुझे लगा के दिखाएं। मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली पहली 3 ले लेता हूं, अरबिक, उर्दू और इंग्लिश। फिर मैं कहता हूं नहीं ये नहीं, मैं ये वाली 3 ले लेता हूं, ये वाली 3 ले लेता हूं, उर्दू, इंग्लिश और आप फिजिक्स ले लेता हूं। ठीक है, फिर मैं कहता हूं नहीं मैं ये वाली ले लेता हूं, ये वाली मैं ले लेता हूं इंग्लिश, फिजिक्स और बायोलॉजी। 3 तरह के कॉम्बिनेशन हो मेरे पास हो गए, परमुटेशन इसकी होगी। फिर मैं कहता हूं नहीं ये जो मैं दरमियान वाली है ना जी, एक पहली ले लेता हूं, 2 एंड वाली ले लेता हूं। फिर मैं कहता हूं नहीं दो पहले वाली और 1 एंड वाली ले लेता हूं। फिर मैं कहता हूं ये मैं आपके पास 2 एंड आप 2 मैं ले लेता हूं एंड वाली और 1 मैं दूसरी ले लेता हूं। मीन के मुख्तलिफ किस्म से मैं चूज कर सकता हूं, मुख्तलिफ किस्म से मैं इनको चूज कर सकता हूं। ठीक है जी, अब देखें जरा, अब मैं इनको चूज कैसे किया, इनकी तरतीब के मुताबिक मैं पहले अरबी को ले लिया, फिर उर्दू को ले लिया, फिर इंग्लिश को ले लिया। फिर मैं कहता हूं नहीं पहले इंग्लिश को ले लेता हूं, फिर उर्दू को लेता हूं, फिर अरबी को लेता हूं। फिर मैं कहता हूं नहीं पहले उर्दू को लेता हूं, फिर इंग्लिश को लेता हूं, फिर मैं अरबी को लेता हूं।
ठीक है जी। फिर मैं कहता हूं नहीं, यहां पे पहले मैं उर्दू को लेता हूं, फिर मैं अरबी को लेता हूं, फिर इंग्लिश को लेता हूं। मीन की तरतीब मुख्तलिफ मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। अब ये तरतीब लगाने के लिए मेरे पास कितने तरीके हो सकते हैं? वो होते हैं जी, ये आपके पास है जब तरतीब लगानी हो चीजों की, जब चीजों की तरतीब लगानी हो, वो आती है परमुटेशन। अब परमुटेशन का फार्मूला होता है NPR। NPR NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अब n मेरे पास यहां पे 5 है, मेरे पास आ गया 5 फैक्टोरियल, और n माइनस r, n में से r निकाल दें, n माइनस r, आप 5 माइनस 3, मेरे पास आ गया 2 फैक्टोरियल। इसका मैं आंसर निकाल दूंगा, ऊपर आ जाएगा 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, नीचे मेरे पास आएगा 2 ज़रब 1। ठीक है जी। फैक्टोरियल की आपको मैंने डेफिनेशन बता दी है। अब ये 2 ज़रब 1 2 ज़रब 1 से कट गया, आपके पास बढ़ गया 5 4 बार 20, 20 3 बार 60। तो आप इसको 60 तरीकों से ये बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। इन बुक्स को आप 60 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन होते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन होते हैं जी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है जी? क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं जी। कहते हैं जी, यू नीड टू असाइन 4 यूनिक टास्क टू 4 इंप्लाइज। टोटल आपके पास टास्क कितने हैं? 4 हैं, और इंप्लाई कितने हैं? 4 हैं। टास्क में इनके n भी आपके पास 4 हैं और r भी आपके पास 4 हैं। ठीक है जी। हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन असाइन द टास्क? कितने तरीकों से? तो आप निकालें NPR। NPR आपके पास क्या जी? n आपके पास 4 फैक्टोरियल है ओवर n माइनस r। तो आप क्या करेंगे? 4 में से 4 निकाल के आपके पास आ जाएगा नीचे 0 फैक्टोरियल, ऊपर आपके पास आ गया 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, नीचे 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1। मैंने आपको बताया था 1 1 से आप खत्म करें ना करें की बात है। 4 3 बार 12 12 2 बार 24। तो ये 24 तरीकों से आप इनको ये जो है ना ये काम आप असाइन कर सकते हैं। काम आप फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ये काम है, एक आपके पास जो ना ये काम है, एक आपके पास जनाब ये काम है, ठीक है, और एक आपके पास जो ना ये काम है। ये 4 किस्म के काम है, और ये आपके पास ये 4 बंदे हैं, ये आपके पास 4 बंदे हैं। अब ए को ये वाला काम देते हैं, बी को ये वाला देते हैं, सी को ये वाला देते हैं, डी को ये वाला देते हैं। फिर कहते हैं नहीं, बी को ये वाला दे देते हैं, ए को ये वाला दे देते हैं। फिर कहता हूं नहीं, सी को वाला ये वाला देते हैं, ए को ये वाला दे देते हैं। फिर कहता है नहीं, डी को ये वाला देते हैं, ए को ये वाला देते हैं। फिर कहता है नहीं, सी को ये देते हैं, बी को ये देते हैं। मिलकर मुख्तलिफ तरीकों से आप इनको काम असाइन कर सकते हैं। तो 24 तरीकों से आप इनको कर सकते हैं, 24 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आगे। कॉम्बिनेशन क्या जी? You have 8 different types of fruits and want to choose 4 for a fruit salad. अब कहता है टोटल आपके पास फ्रूट कितने हैं? 8 हैं, 8 फ्रूट्स हैं, और आपके पास जो सैलड है ना उसमें आपने 4 फ्रूट्स डालने हैं। n आपके पास 8 है और r आपके पास 4 है। n आपके पास 8 है और r आपके पास कितना है जी? 4 है। अब देखें, अब आपने सैलड बनाना है, कॉमन सेंस भी यूज होती है ना। अब आपने सैलड बनाना है। अब आपने जब सैलड बनाना है तो सैलड में चाहे पहले आप जो ना कैरेट काट लें, पहले आप उसमें जो ना एप्पल काट लें, पहले उसमें खीरा काट लें, पहले उसमें चुकंदर काट लें, जिसको मर्जी पहले कर लें, जिसको मर्जी बाद में कर लें, बनना तो आपका सैलड ही है ना। इसमें तरतीब कोई मानी नहीं रखती, तरतीब इसमें कोई मानी नहीं रखती। ये आपका कॉम्बिनेशन का है, सिर्फ आप इकट्ठे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना पहले आप गाजर काटते हैं बाद में खीरा काटते हैं, या पहले खीरा काटते हैं बाद में गाजर काटते हैं, तो आपका सैलड में फर्क आ जाता है। ऐसा फर्क नहीं आता। तो ये आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है जी? आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो कॉम्बिनेशन में आपको NCR का होता है जी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, साथ r फैक्टोरियल एक इजाफी भी आपने करना होता है। n ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, और साथ आपने एक r फैक्टोरियल इजाफी भी नीचे लगाना होता है। सिर्फ यही फर्क है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। यहां पे आपके पास n फैक्टोरियल 8 का आ गया, n माइनस r आपके पास 4 फैक्टोरियल आ गया, 8 में से 4 निकालें 4 ही आता है ना, और साथ r फिर आकर 4 फैक्टोरियल आ गया। 8 का निकालें जरा, 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, और 4 का निकालें 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, फिर निकालें 4 का 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। अब 4 ज़रब 3 ज़रब 2, ये तो एक तो सारा कट गया, पूरे का पूरा सेट कट गया 4 से लेकर। फिर ये 2 1 बार 2, और आपके पास आएगा 2 4 बार 8, 4 1 बार 4, 4 के साथ कट गया। फिर ये 3 आपके पास गया, 3 2 बार 6। अब आपके पास बच गया 7 ज़रब 2 ज़रब 5 बच गया, 7 2 बार आपके पास आ गया जी 14। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें 70। तो आप इसको 70 तरीकों से आप इसको काट सकते हैं। इसको आप
70 तरीकों से आप इसको काट सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन गया। ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन बन गया जी? कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन गया। तो यूं आपने एनपीआर और एनसीआर के फार्मूलाज में सिर्फ एक ही फर्क है, कॉम्बिनेशन में एक आर नीचे इजाफी आता है और जो परमुटेशन है उसमें नीचे आर इजाफी नहीं आता, सिर्फ एन माइनस आर ही आता है। तो ये आपके पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनको कर लेंगे। सिर्फ आपने देखना है किसमें तरतीब जो है ना मैटर करती है और किसमें तरतीब मैटर नहीं करती है। अगले क्वेश्चन आपके पास है जी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है ना ये बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल बच्चों वाला काम होता है, ठीक है जी। इसमें आमतौर पे दो ही चीजें वो यूज करता है। एक आपके पास जो ना लूडो का जो दाना होता है ना जी, डाइस जो हम बोलते हैं, वो यूज करता है, या जो आपके पास जो ताश होती है ना, ताश उसको डेक जिसको बोलते हैं, डेक जो 52 जिसके पत्ते होते हैं ना, ताश जो ये जुआ वगैरह लोग खेलते हैं, या वैसे जुए के बगैर भी कुछ लोग शौक से खेलते हैं, ये दो चीजें वो यूज करेगा। अब इसमें जो बेसिकली आपका जो कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, वो क्या है? वो क्या जी? नंबर ऑफ चांस, कितने चांस है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी आपकी आंखें बंद की हुई हैं, और आपके सामने जनाब 10 बंदे खड़े हैं, 10 आपके फैमिली मेंबर्स खड़े हैं, और आपने ऐसे आगे हाथ खड़ा किया हुआ है, आपको किसी एक ने हाथ आके लगाया है। आपसे पूछते हैं जी कितने % चांस है कि ये आपके ये जो आपका सामने 10 बंदे खड़े हैं उनमें से एक आपका फ्रेंड, एक आपका भाई है, तो कितने % चांस है कि आपका भाई आपको हाथ लगा रहा है? आपका भाई आपको हाथ लगा रहा है, ठीक है जी। अगर वहां पे 10 बंदे हैं ना, 10 बंदे हैं, तो टोटल 10 बंदे हैं, 10 में से एक बंदा आपका भाई है, तो 1/10 इसके चांस हो जाएंगे। 10 बंदे हैं, 10 में से एक आपका भाई खड़ा है, तो 1/10 चांस है कि आपके भाई आपको हाथ लगाएगा। अदरवाइज उसमें से आपकी बहनें भी हैं, आपके वालदैन हैं, आपका जो ना कजन है, जो कुछ भी है, आपके फैमिली मेंबर्स दूसरे हैं, लेकिन भाई का चांस कितने हैं? 1/10 है। मीन के टोटल आउटकम्स ओवर फेवरेबल आउटकम्स, ये आपका होता है जी प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, इनको आपने करना होता है, जिसको हम कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी है, इसको पॉसिबिलिटी समझ लें, ठीक है। ये जो है ना आपके पास है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के दरमियान होती है, ये बात आपने याद करनी है। प्रोबेबिलिटी जो चांस होता है ना, अगर किसी जो है ना प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब है कोई चांस नहीं ये काम आपका होगा। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है इसका मतलब है 100% चांस है आपका ये काम हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। A bag contain 3 रेड बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स। एक आपके पास बैग है जी, एक आपके पास क्या है जी? बैग है। बैग के अंदर क्या है जी? आपके पास 3 ग्रीन बॉल्स हैं और 2 आपके पास 3 आपके पास रेड बॉल्स हैं, 2 आपके पास ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है जी। इफ यू रैंडमली ड्रा वन बॉल फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी द रेड बॉल? कहता है जी आपने ऐसे उसके अंदर हाथ डाला और एक आपने बॉल निकाल लिया, कितने % चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल ही आपके हाथ आएगी? कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल आपके हाथ आएगी? तो टोटल बॉल्स यहां पे कितनी है? 5 है, तो टोटल आपके पास 5 है उसके आगे। और उसमें जो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड यहां पे मेरे पास 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/5। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई जी? 3/5 आ गई। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/5 आ गई। ये बिल्कुल सिंपल सा है, आसान है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, इफ यू रोल अ फेयर 6 साइडेड डाई, आपने डाई को आपने रोल कर दिया, 6 साइडेड जो आपका लूडो का दाना है ना, लूडो का उसको दाना भी कुछ बोलते हैं, कुछ को डाई बोलते हैं, कुछ डेस्क बोलते हैं, कोई इसको कुछ पॉइंट बोलते हैं, हर इलाके में उसका अपना अपना नाम होता है, ठीक। उसको आपने रोल किया, फेंका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग नंबर ग्रेटर देन 4? कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका नंबर 4 से बड़ा आएगा? 4 से बड़ा या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, यही हो सकता है ना जी। 4 से बड़ा वो पूछ रहा है, इसका मतलब है 5 से बड़े आपके पास टोटल कितने हैं? 2 हैं। और वैसे टोटल उसके ऊपर होते कितने हैं? 0 1 2 3 4 6 टोटल होते हैं ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/6 मीन के 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई जी? 1/3 आ गई। अगला क्वेश्चन है जी, यू फ्लिप 2 कॉइन, 2 आपने सिक्के उछाले हैं, 2 सिक्के आपने उछाले हैं, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड? आपका जो सिक्का होता है ना, जिसके साथ आप टॉस करते हैं, ठीक है जी। आप क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा, जब टॉस करते हैं तो वो सिक्का उछालते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है जी। आपने भी बाज़ औक़ात देखा होगा, जब आप छोटे होंगे तो अब खेलते होंगे, तो आप 5 रुपए का या 10 रुपए 2 रुपए का 1 रुपए का सिक्का उछालते होंगे, तो एक तरफ कायदे की फोटो होती थी, एक तरफ मस्जिद होती थी, या एक तरफ ना चांद बना होता था, एक तरफ जनाब आपके पास 5 रुपये लिखा होता था। तो आप ऊपर उछाल के पूछते थे, बताएं जी आपका कौन सा है? चांद के 5,
ठीक है जी। इसी तरीके से ये कोइन जो होता है ना, उसमें एक होता है हेड और एक होती है टेल। कोइन के दो हिस्से होते हैं जी, दो इसकी साइडें होती हैं, एक तरफ आपका हेड होता है, दूसरी तरफ आपकी होती है जी टेल होती है, जो इंटरनेशनल आपका कोइन होता है। अब दो सिक्के आपने उछाले हैं, दो सिक्के उछाले हैं। अब दोनों सिक्कों की क्या प्रोबेबिलिटी है? हो सकता है दोनों के हेड ऊपर आ जाए, हो सकता है दोनों की टेल आ जाए, हो सकता है पहले एक हेड है दूसरे की टेल आ जाए, या हो सकता है एक की टेल आ जाए दूसरे का हेड आ जाए, दूसरे का हेड हो जाए। ये चार पॉसिबिलिटी आपके पास हैं, टोटल आउटकम्स ये चार हो सकती हैं। कहता है जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ एक हेड ऊपर आए, सिर्फ एक हेड ऊपर आए। तो एक हेड या तो इस वाले कॉम्बिनेशन में आ रहा है या इस वाले कॉम्बिनेशन में आ रहा है, या इसका हेड आएगा इसका हेड आएगा। ठीक है जी। तो टोटल आपके पास चार है और फेवरेबल आपके पास दो है, तो 2/4 मीन के 1/2, दो एक बार दो दो 2 बार 4 काट के इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/2 आ गई। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई जी? 1/2 आ गई। तो ये आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। इन ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 12 आर गर्ल्स एंड 8 आर बॉयज, 12 लड़कियां और 8 लड़के हैं। इफ यू रैंडमली सिलेक्ट वन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास, एक स्टूडेंट आपने क्लास से सिलेक्ट किया है, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल बी अ गर्ल। टोटल आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से गर्ल्स कितनी है? 12 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/20। मीन के जो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है ना वो 12/20 है। इसको आप काट दें, काट दें आप, 4 3 बार 12, 4 5 बार 20, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/5। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/5 आ जाएगी। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था जी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अब सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई आपका टॉपिक रह भी गया है मैथमेटिक्स का, तो वो हम इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे इसकी रिवीजन करेंगे ना, ये जो आपका प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट पेपर्स की, उनमें से जैसे जैसे कोई भी आपका टॉपिक सामने आएगा उसको हम साथ साथ उधर ही करते जाएंगे। ठीक है जी। तो हम मैथमेटिक्स को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फाइनल करते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स के अब हमारे पास 4 लेक्चर सिर्फ आपके ज्योमेट्री के होंगे। तो मैथ इंशाल्लाह ताला आपका क्रिस्टल क्लियर है, किसी किस्म की कोई वहाम नहीं रहना चाहिए आपको। अगर कोई टॉपिक नहीं आता, कोई आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है आपके पास पेपर 2019 से 24 तक, तो आपने जरूर बताइएगा इंशाल्लाह ताला। अगर उसका जूम पे भी हमें सेशन रखना पड़ा या व्हाट्सएप पे आपको जो स्क्रीन शेयर करके भी समझाना पड़ा, तो हम आपका कवर कर देंगे। लेकिन अब जो ना यहाँ पे आपका जो बाकायदा लेक्चर होगा मैथ का नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमने इंग्लिश को स्टार्ट करना है ज्योमेट्री के बाद, इंग्लिश के बाद फिर कंप्यूटर साइंस या एवरीडे साइंस या ना मुताला पाकिस्तान इस्लामियत, काफ़ी आपके सब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला हम 1 बाय 1 करके सबको लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।